हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA JK क्यूज। और आज के इस वीडियो हम लोग देखने वाला RRB NTPC और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर रीजनिंग जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये 100% रियल क्वेश्चन है और ये पार्ट 7 है। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, कोड भाषा में यदि लक को इतना के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में जीरोक्स के कोड को अंतिम अंक क्या होगा। ठीक है, तो ये है अल्फ़ाबेट वाले रीजनिंग क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ए से लेकर जेड तक सभी अल्फ़ाबेट के नंबर याद होना चाहिए और ए से लेकर जेड तक के सभी अल्फ़ाबेट के अपोजिट लेटर भी याद होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको LUCK लक का कोड क्या लिखा हुआ है, L2U1C3K1, ये आपका लक का कोड दिया हुआ। ठीक है, ठीक है। सेम चीज़ देखिए, L है तो L है दिया हुआ, U है तो U दिया हुआ है, C है तो C दिया हुआ, K है तो K दिया हुआ, सब का सब सेम दिया हुआ, लेकिन इसके बगल में आपका नंबर दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, L का मतलब होता है 12, तो 12 होता है तो इसका लास्ट डिजिट लिया हुआ है 2। U का मतलब होता है 21, तो इसका लास्ट डिजिट लिया हुआ है 1, यानी सभी का लास्ट डिजिट लिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा हुआ है, जीरोक्स यानी अंतिम अंक क्या होगा। तो x को हमको सिर्फ लास्ट वाला लेना है, तो x का मतलब होता है 24, इसका लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यदि कॉक को इतना लिखा जाता है तो हेंस को कैसे लिखा जाएगा। ये भी सेम क्वेश्चन वही है, जैसे आपको COCK कॉक का कोड क्या दिया हुआ है, D4P6D4L2 दिया हुआ। ठीक है, तो ये C से D हुआ, इसका मतलब है कि C का वैल्यू होता है 3 और D का वैल्यू होता है 4। ठीक है, इसमें एक ऐड किया गया है। P का वैल्यू होता है 15 और P का वैल्यू होता है 16, तो ये 15 में एक ऐड किया गया है और इसका लास्ट डिजिट सब लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें हमको पता चल गया कि सभी में एक ऐड करना है। तो जैसे ये HENCE हेंस है, तो इसका वैल्यू होता है 8, इसका वैल्यू 5 होता है, इसका वैल्यू 14 होता है, इसका 3 होता है और ई का वैल्यू 5 होता है। तो सभी में एक एक जोड़ देना है, तो 8 1 9 हो जाएगा। आई का मतलब 9 हो गया। ई का मतलब होता है 5, एक जोड़ देंगे तो 6 F हो जाएगा, इसमें 6 लग जाएगा। एन का मतलब होता है 14, जोड़ेंगे तो 15, 15 का O होता है, इसमें 5 हो जाएगा। C का 3 है, इसमें जोड़ेंगे तो D हो जाएगा, D4 हो जाएगा। E में 5 है तो E के बाद F आता है जो कि 6 हो जाएगा। तो I 9 F 6 O 5 D4 F6, ऑप्शन नंबर D इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ABC डॉलर प्लस इत्यादि दिया हुआ है और क्रम का उपयोग करते हुए निम्न व्यंजक में रिक्त स्थान भरना है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो खाली दिया हुआ आपको भरना है। जैसे ये आपको दिया हुआ है, ए के बाद आपको डॉलर दिया हुआ। ठीक है, ए के बाद डॉलर दिया हुआ है, उसके बाद डी दिया हुआ है, यहाँ पर खाली स्थान भरना है। फिर जी है, ये आपको इस तरह से दिया हुआ है। तो ये आपको यहाँ पर सीरीज दिया हुआ है, तो ए के बाद डॉलर आ गया। तो ए के बाद डॉलर आने का मतलब है यहाँ पर ऊपर आपको लिखा हुआ है ABC डॉलर। तो ये दो चीज़ मतलब कि 2 अल्फ़ाबेट छोड़ने के बाद आपको डॉलर दिया हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 2 लेटर छोड़ने के बाद आपको एक लिखा हुआ है, उसके बाद डी है। जैसे डॉलर के बाद आपको 2 नंबर छोड़ने के बाद आपको डी आ जा रहा है, तो उसी तरह से डी के बाद जो आपको आएगा वो 2 लेटर छोड़ने के बाद, तो डी के अगर हम 2 लेटर छोड़ दें, EF छोड़ेंगे तो आपको ये एंड वाला वैल्यू आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 4, यदि दी गई श्रृंखला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं छोर से 10वें पद के बाएं 5वां पद क्या होगा। जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि दाएं छोर के 10वां पद 12वां पद इस प्रकार से पूछ दिया जाए तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। जैसे में अगर ये लेफ्ट है, ठीक है, दोनों लेफ्ट है तो आपको माइनस करना है और रिजल्ट हमेशा पहले वाले पर दिया जाता है। अगर आपको राइट है तो भी आपको माइनस करना है। यानी कहने का मतलब है कि अगर दोनों सेम रहेगा तो माइनस करेंगे, अगर दोनों अलग अलग, जैसे अगर ये लेफ्ट है और राइट है तो प्लस करेंगे, राइट है और लेफ्ट है तो प्लस करेंगे। लेकिन रिजल्ट पहले वाले पे हमेशा रिजल्ट देते हैं, जो पहला आएगा उसी पे रिजल्ट देंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, सेम रहेगा तो माइनस करेंगे, अलग अलग रहेगा तो जोड़ देंगे। तो आपको बोला है दाएं छोर से, यानी दाएं छोर से 10वें पद के बाएं 5वां। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, रिजल्ट हमेशा पहले वाले पे हो जाएगा, दोनों अलग है तो जोड़ देंगे, 10 से 5 15। अब हमको दाएं छोर से काउंटिंग करना है 15, यानी हमें इस प्रकार से काउंटिंग करना है, ठीक है। दाएं छोर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 नंबर पे हमको आ गया प्लस, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इस श्रृंखला में अगला शब्द ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे ये N 4 O 5 P 6 Q 7 इस प्रकार से दिया हुआ है। तो ये N का मतलब होता है 14, O का मतलब होता है तो N O P Q R सही जा रहा है, R ठीक है ना। जैसे ये R 8 दिया हुआ है, S 9 दिया हुआ है ना। तो ये N O P Q R बिल्कुल सही है। तो उसके बाद हमको किया जाना है, N का मतलब कितना होता है, यहाँ पर आपको मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे ये N है, N 4 है, O 5 है, P 6 है, Q 7 है, R 18, S 9 है, ठीक है। तो हमें ये यहाँ से ऐसे जाना है, ठीक है। तो ये 14 होता है, N का वैल्यू 14 होता है, P 16 होता है, R 18 होता है, यानी ये 14 ये 16 ये 18, तो उसके बाद हमको 20 आएगा। तो 20 जाता है उसका वैल्यू होता है T, और ये जो 4 लिखा हुआ ना इसका लास्ट डिजिट लिखा हुआ है, तो 20 का लास्ट डिजिट हो जाएगा 0। उसी प्रकार से ये 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21, 21 का वैल्यू होता है U, और U का लास्ट वैल्यू हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर आपका D सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, श्रवण 3 PM पर किसी कॉफ़ी शॉप में रसीम का इंतज़ार कर रहा है। उसकी कलाई घड़ी में यदि घंटे की सुई उत्तर पूर्व की ओर इंगित करती है तो मिनट की सुई की इंगित दिशा क्या होगी। अब जैसे उसकी घड़ी जो है, उसकी घड़ी में 3 बज रहा है, ठीक है। तो 3 बजने का मतलब है कि ये इस प्रकार से होगा, 3 इसी प्रकार से होगा ना, क्योंकि यहाँ पर 3 होता है और यहाँ पर 12 होता है, तो ये 3 बज गया। ये बोल रहा है कि यदि घंटे की सुई उत्तर पूर्व, यानी ये हमारा उत्तर पूर्व है, अगर ये हमारा उत्तर पूर्व है, ये उत्तर पूर्व है, तो ये हमारा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण पश्चिम हो गया। अब आपको यहाँ पर ही पूछ रहा है क्या, तो मिनट की सुई की दिशा क्या होगी। मिनट की सुई की दिशा आपको बताना है, ठीक है। तो ये अगर आपको दक्षिण पूर्व हो गया तो ये आपको दक्षिण, ये उत्तर पूर्व दिया हो तो ये आपको दक्षिण पूर्व हो जाएगा। दक्षिण पूर्व की तरह इसमें ऑप्शन नंबर D इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, संदीप घड़ी पहनता है
6 PM पर उसकी घड़ी की मिनट वाली सुई उत्तर दिशा की ओर थी, तो घंटे वाली सुई की दिशा 6, तो आपको पता होना चाहिए कि 6 सीधे ऐसे बजता है। 6 जो होता है ये सीधे के सीधे ये 6 है और ये 12 है, तो ये मिनट वाला सुई होता है और ये घंटा वाला सुई हो जाएगा। इसका अपोजिट घंटे वाली सुई की दिशा में होगा। अगर मिनट वाला उत्तर में है तो घंटे वाला दक्षिण में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पूनी अवनी की बेटी है और अमित अवनी के भाई का पुत्र है। अमित के पिता का पुरानी से क्या संबंध होगा? तो ये है ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है। तो प्लस जो होता है ये मेल के लिए होता है, माइनस जो होता है वो फीमेल के लिए होता है। सिंगल एरो अगर दिखाया जाए तो ये भाई बहन के लिए होता है। अगर दोनों तरफ एरो कर देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा पति के लिए और ये माइनस हो जाता है पत्नी के लिए। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि पूनी जो है अवनी की बेटी है। अवनी की बेटी है, इसका मतलब है कि अवनी की बेटी है पूनी, तो ये बेटी हो गई। ठीक है, और अमित ये अवनी है। ठीक है, ये अवनी और अमित अवनी के, ये बोला है अमित जो है अवनी के भाई, यानी अवनी के कोई भाई होगा। अमित अवनी के भाई का पुत्र है, तो ये अमित हो गया। ठीक है, तो अमित के पिता का, अमित के पिता, ये अमित के पिता का पूनी से क्या संबंध है? पूनी से क्या संबंध है? जो अमित के पिता है, पिता तो यही है, ये इसके भाई है, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? ये जो हो जाएंगे इसके मामा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सुप्रिया अखिल की बहन है। सुप्रिया जो है अखिल की बहन, यानी अखिल की बहन है, तो ये बहन हो जाएगा। अखिल के पिता की माँ, अखिल के पिता की माँ, जैसे ये अखिल के पिता हो गए, अब पिता के एक ऊपर चल जाएंगे तो यहाँ पर ये माँ हो जाएगी। तो पूछ रहा है अखिल के पिता की माँ सुप्रिया से कैसे संबंधित होंगे? तो कहने का मतलब हो गया ये इसके पिता हैं, तो ये कौन हो जाएंगे? ये हो गए, ये हो जाएंगे दादी। कौन हो जाएगी? दादी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दिया गया परिणाम प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित समीकरण में वाट की जगह किस विकल्प गणितीय प्रतीकों के सेट को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए? जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए तो आपको ज़्यादातर तो चारों ऑप्शन ही चेक करना पड़ेगा। तो मैं पहला ऑप्शन चेक करता हूँ, 15 - 12 गुने 6 हो गया, अब +8। तो 15 में अगर पहले 12 घटा देंगे तो 3, 3 में 6 गुना करेंगे तो 18, 18 में 8 जोड़ देंगे, जैसे ये 3 हो गया, गुने 6 हो गया, +8, 3 जगह 18 हो जाएगा और 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26 आ जाए, जो कि हमके ऑप्शन नंबर ए सही मिल गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बोर्ड मास के नियम का प्रयोग करके निम्नलिखित को हल कीजिए। अब ये बोर्ड मास वाले क्वेश्चन है, तो बोर्ड मास वाले आपको पता होना चाहिए। रूल अगर आपको पता है तो ठीक है, जैसे ये 25 - 2 + 3 मंथली गोश्त। सबसे पहले छोटी गोश्त का यूज करेंगे। 10 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 का स्क्वायर 36 - 19 दूनी 38। ठीक है, ये मंथली कोस्ट, बड़ी कोस्ट। अब ये 36 में से अगर हम 38 घटाएंगे तो -2 आएगा। -2 में 3 से गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा, जो कि -6 यहाँ पर करेंगे तो 25, ये 6 दूँ 8 हो जाएगा। 8 अगर हम घटाते हैं तो 15 में से 8 गया 7 हो जाएगा, ये 1 17। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती हो। जैसे राज्य है, महाद्वीप है, जिला है, देश है। तो कहने का मतलब है ये जिला है, जिला किसी राज्य के अंदर आता है और राज्य किसी देश के अंदर आता है और देश किसी महाद्वीप के अंदर आता है। ठीक है, सबसे पहले ये जिला है, जिला राज्य के अंदर आता है, राज्य देश के अंदर आता है और देश महाद्वीप के अंदर आता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती हो। जैसे ये अधिकारी है, सरकारी कर्मचारी है, पुरुष है। तो ये अधिकारी जो होता है तो कुछ पुरुष होते हैं जो वो सरकारी कर्मचारी होते हैं, कुछ अधिकारी भी होते हैं। ये पुरुष है, ये अधिकारी है, ये सरकारी कर्मचारी है। तो कुछ पुरुष सरकारी कर्मचारी होते हैं और कुछ पुरुष अधिकारी होते हैं, कुछ सरकारी कर्मचारी भी अधिकारी होते हैं। तो इस प्रकार के जो डायग्राम होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निर्देश दिए गए निम्नलिखित वेन आरेख का अध्ययन करें और नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दें। वेन आरेख में त्रिभुज उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो माजा लेता है। ठीक है, वृत्त उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो फैंटा लेता है। आयत उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो स्लाइस लेता है। आयत उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो स्लाइस लेता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कितने व्यक्ति हैं जो सिर्फ माजा और स्लाइस लेते हैं पर फैंटा नहीं लेते हैं। तो फैंटा किस में आता है? फैंटा ये है वृत्त में। ये जितना भी वृत्त के अंदर आने वाला है, ठीक है, जितना भी ये वृत्त के अंदर आने वाला तो ये वैल्यू नहीं होगा। अब पूछ रहा है क्या कि जो माजा और स्लाइस लेते हैं, सिर्फ माजा और स्लाइस, तो दोनों में जो कॉमन होना चाहिए आयत और त्रिभुज में एक ही नंबर है, वो है हमारा 17 है। ठीक है, कितना है? 17 नंबर ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सेम क्वेश्चन है, पूछ रहा है कितने व्यक्ति हैं जो स्लाइस लेते हैं। तो स्लाइस वाले सिर्फ और सिर्फ आयत हैं। ठीक है, आयत में जो जो होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आयत में जितना भी है वो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे एक मेरा ये 40 है, फिर ये मेरा 20, उसके बाद ये 30 है, तो 40 से 30 70 हो जाएगा, 70 और 20 90 हो जाएगा, 90 ऐसे हो जाएगा। उसके बाद 15 और 17, तो 15 15 30 और 30 2 32, जैसे ये 2 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं बोला कि हमें ये सब नहीं चाहिए, इसमें क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि जो फैंटा नहीं हो, माजा नहीं हो, इसने बोला है कितने व्यक्ति हैं जो स्लाइस लेते हैं। तो स्लाइस करने का मतलब जितने भी आयत में होंगे वो सभी के सभी स्लाइस में होंगे। तो 122 है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है कथन और निष्कर्ष क्वेश्चन है। इसमें आपको 3 कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। पहला कॉन्सेप्ट है सभी वाला। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है? सभी। सभी में क्या होता है, एक छोटा सा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर आ गया, तो ये हमारा सभी वाले हो गए। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा बताने वाला हूँ, कुछ कुछ। ठीक है, कुछ कुछ वाले में क्या होता है कि एक सर्किल दूसरे सर्किल को इस प्रकार से काट देता है, तो ये हमारा कुछ कुछ वाला हो जाएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट मेरा क्या है? तीसरा कॉन्सेप्ट है कोई नहीं। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? कोई नहीं।
कोई नहीं में क्या होता है कि इसमें कोई भी सर्किल एक दूसरे को टच नहीं करेगा, सभी के सभी दूर रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। क्या लिखा हुआ है? सभी केवल कुर्सियाँ। अब आपका डाउट रहेगा कि इसमें कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा, ठीक है। तो जिसमें सभी वर्ड लगा होगा वो छोटा हो जाएगा। तो सभी वर्ड किसमें लगा हुआ? केवल। तो केवल हमारा छोटा हो जाएगा और कुर्सी हमारा बड़ा हो जाएगा। कोई कुर्सी कलम नहीं है। कलम नहीं है इसका मतलब है कि नहीं वाला दूर होता है, तो ये पेन हो गया। उसके बाद है निष्कर्ष। कोई केवल कलम नहीं है, बिल्कुल सही है। केवल यहाँ है, कलम यहाँ पर है, नहीं है, दोनों का दोनों बिल्कुल अलग है, तो ये सही है। सभी कुर्सियाँ केवल हैं। सभी कुर्सियाँ केवल नहीं हो सकता। नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो सभी का कंडीशन, जब भी हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो सभी वाला कंडीशन सही नहीं होता, ये बिल्कुल गलत हो जाता है। तो ये हमारा बिल्कुल के बिल्कुल गलत हो जाएगा, केवल एक सही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। कोई रैकून लोमड़ी नहीं है। तो ये रैकून हो गया, ये लोमड़ी हो गया, दोनों के दोनों अलग बना दिए। कुछ लोमड़ी हाइना है, तो ये हाइना हो गया। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। कुछ हाइना लोमड़ी है, तो कुछ हाइना लोमड़ी बिल्कुल सही है। कुछ लोमड़ी लैकून है, लोमड़ी या लैकून बहुत दूर है तो नहीं हो सकता है। कोई रैकून हाइना नहीं है, कोई रैकून हाइना नहीं है, बिल्कुल ये भी सही है, दोनों को दोनों दूर है। तो केवल 1 और 3 सही है। अगर ये आपको ऑप्शन में मिल जाता है तो बिल्कुल सही है। तो ऐसा तो है नहीं कंडीशन, क्योंकि ये एच जो है इस प्रकार से भी ऐसे चिपका के बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये भी गलत हो गया, तो केवल 1 सही है, ये 100% हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। दिए गए कथन को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। तो प्रश्न में है आई, ओ, एल और एच एक वृत्तीय रूप में खड़े हैं, ठीक है। एक वृत्तीय रूप में क्या है? खड़े हैं। 2 और 2 4 गो है, ठीक है। 1 2 3 4 है। एच के बाईं ओर कौन खड़ा है? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एच के बाईं ओर, जैसे अगर ये एच है तो इसके बाईं ओर कौन खड़ा है? तो पहला कथन है आई ओ के बाईं ओर खड़ा। आई जो है, सबको पहले अंदर की ओर मुँह कर देते हैं। आई ओ के बाईं ओर खड़ी है, हो गया। एल आई के बाईं ओर खड़ा है। एल जो है, एल यहाँ पर हो जाएगा, आई के बाईं ओर खड़ा है। तो एक आपको यहाँ पर ही बच गया, आपको वो बच गया एच। तो एच के बाईं ओर कौन है? तो यहाँ से आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि एच के बाईं ओर ओ है। तो हमें कथन एक सही आंसर मिल गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। केवल कथन एक पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। दिए गए आंकड़ों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एल, एम, एन, ओ और पी 5 मित्र हैं जो एक गोलाकार आकृति में बैठे हुए हैं, ठीक है। ये भी गोलाकार आकृति में बैठे हुए हैं। पहले हम एक सर्किल बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, सभी का मुंह अंदर की ओर कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जब तक आपको नहीं बोलता है बाहर की ओर, इसका मतलब है सभी अंदर की ओर रहता है। एन अचानक पी के बाईं ओर बैठ गया, तो ये पी हो गया। तो पी के बाईं ओर अचानक एन बैठ गया। एल ओ और पी के बीच में बैठा हुआ, एल जो है, एल ओ और पी के बीच में, तो यहाँ ओ हो गया और पी के बीच में एल हो गया, ठीक है। उसके बाद है अब एक आपका खाली हो गया, तो वो है एम। एम यहाँ पर खाली हो गया तो भर दिए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि एम और एल के बीच में कौन है? तो एम और एल के बीच में ओ बैठा हुआ है, ठीक है। एम और एल के बीच में ओ बैठा हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 20, रमिया अपनी दीवार घड़ी को देखती है और घड़ी 3:50 का समय दिखाती है। जहां घंटे वाली सुई पूरब की ओर है तो मिनट वाली सुई किस तरफ होगा। ठीक है, जैसे 3:50 का मतलब हो गया आपको ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है। तो 3:50 का मतलब ये 3 ऐसे हो जाएगा और 50 का मतलब यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, जहाँ घंटे वाली सुई यहाँ पर ही पूरब की ओर है। ठीक है, तो मिनट वाली सुई किस तरफ की ओर होगा, अगर ये पूरब की ओर है। ठीक है, तो ये पूरब, तो ये पश्चिम हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा और ये सुई थोड़ा सा इसका तिरछे में है तो ये हमारा किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर ये पूरब की ओर है तो ये ऊपर की ओर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम की ओर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं। तो सीधी रेखाएं मैंने आपको बताया है कि टोटल 3 सीधी रेखाएं होती है, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक तिरछी लाइन होती है। ठीक है, तो पहले हम हॉरिजॉन्टल चेक करेंगे, 1 2, यानी टोटल इसमें 2 ही आया। ठीक है, यानी हमें 2 इसमें हो गया। उसके बाद हम तिरछी लाइन लिखेंगे, नहीं ये है वर्टिकल पहले, तो ये 1 2 3, टोटल हमारे पास 3 है तो ये 3 हो गए। अब हम तिरछी लाइन चेक करेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 के बाद ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो 4 3 7 2 9, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सेम क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं। तो पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं, तो पहले हम हॉरिजॉन्टल चेक करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 1 2 3, हॉरिजॉन्टल लाइन मेरा 3 ही है। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे वर्टिकल लाइन चेक करेंगे, 1 2 3 4 5, वर्टिकल लाइन मेरे 5 है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे इंक्लाइंड रेखा जो कि तिरछी लाइन होती है, ये हमारा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 6 5 11 11 3 14, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, दी गई आकृति का जल में बनने वाला सही प्रतिबिंब है। तो जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जल प्रतिबिंब में इमेज ऊपर और नीचे बदलता है, ऊपर वाली वस्तु नीचे आ जाती है और नीचे वाली वस्तु ऊपर आ जाती है। जैसे ये त्रिभुज ऊपर में है तो ये नीचे आ जाएगा, लेकिन त्रिभुज का मुंह ऊपर की ओर है तो ये नीचे की ओर हो जाएगा, त्रिभुज का मुंह नीचे की ओर, और दाएं साइड है तो दाएं साइड ही रहेगा। तो ये नीचे है लेकिन सेम के सेम है तो नहीं होगा, ये पलट गया है तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये वाला सही है, यानी बॉक्स नंबर ये वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, नीचे दिए गए 4 चित्रों में से नीचे दिए गए चित्र की पानी में सही छवि का प्रतिबिंब बताना। ठीक है, तो ये वाला भाग जो है ये नीचे की ओर आ जाएगा कलर किया हुआ, तो ये कलर किया हुआ नहीं है। उसके बाद ये भी कलर किया हुआ नहीं है, ये खाली वाला भाग ऊपर चला जाएगा, बाकी 2 में सही है। उसके बाद आपको देखना है कि ये वाला पार्ट यहाँ पर कलर किया हुआ आ जाएगा और ये वाला पार्ट नीचे खाली आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा भी कॉमन नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा लाइन के फर्क आ जाएंगे, क्योंकि ये लाइन इस प्रकार से खड़ी खड़ी लाइन है और ये लाइन खड़े से कर दिया, तो ये लाइन नहीं होगा। ठीक है, इसमें लाइन इस प्रकार से दिया हुआ तो ये लाइन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये वाला सही है, बॉक्स नंबर डी सही है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। और वीडियो को हमेशा बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो कौन सा अक्षरांकीय सेट दी गई श्रृंखला का अनुसरण करता है? जैसे ये S81 दिया हुआ है, उसके बाद ये खाली हो गया O49 दिया हुआ है। ठीक है, जैसे करने का मतलब ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 8 का, ये 9 का, यानी 5 6 7 8। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपको 64 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 11 है, के का मतलब होता है 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 का मतलब होता है Q, यानी Q 64 जो होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। Q 64, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।